हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो आपके क्लास 12th में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो कैसा होने वाला है। आपने देखा है कि अभी जो नया सिलेबस आया हुआ है, अपडेटेड सिलेबस आया हुआ है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स क्या किए गए, हटा दिए गए हैं। तो अब हम सबसे पहले पूरे चैप्टर्स के नाम देखेंगे, सिलेबस को पूरी तरह से डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हम सिलेबस में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हमारे हट गए हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं है, उन्हें हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और जो जो हमारे काम का है, जो जो हमको पढ़ना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से, और प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन पर क्रोम से गूगल ओपन कर लीजिए। उसके बाद उस पर यूपीएमएसपी सर्च करते हैं। तो अब देखते हैं, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रोम ओपन करेंगे। तो क्रोम जब ओपन करेंगे तो ये हो गया अपना। यहाँ पर हम लिखेंगे यूपीएमएसपी। तो यहाँ पर लिखते हैं यूपीएमएसपी, यूपीएमएसपी, इंटर किया। फिर यहाँ पर जो आपके ये लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वाले में टच करना है। तो इसे किया टच। हाँ, जो आपके पास फोन है, फोन में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका कुछ इस तरह से, जैसे आपका फोन है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका इस तरह से तीन वाला ऐसे एक लाइन बनी होगी। तो आप वहां उसे टच करेंगे तो आपको इस तरह से ये लाइन आपकी, ये जो आपकी लिस्ट है वो निकल के आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर टच करना है, यहाँ पर पाठ्यक्रम जो लिखा है 23-24, तो इसको टच करना है। सबसे पहले इसे टच करते हैं, पाठ्यक्रम को। जब पाठ्यक्रम टच किया तो यहाँ पर आप देखिए, आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम देख रहे हैं। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री को देखेंगे। यहाँ पर ये केमिस्ट्री, यहाँ पर आपका 152 नंबर पर आपका केमिस्ट्री है। तो इसे अपन यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये है आपका क्लास 12th की केमिस्ट्री का सिलेबस। तो ये है आपका क्लास 12th की केमिस्ट्री का सिलेबस। अब हम बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, उसके प्रश्न पत्र बनाने का प्रारूप क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, और सिलेबस में आपके क्या क्या है। तो सबसे पहले जो आपका खंड होगा उसमें आपको 6 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एक एक नंबर के होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, 6 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एक एक नंबर के होंगे, और वो आपके टोटल 6 नंबर को कंटेन करेंगे। उसके बाद आपको खंड दूसरा और खंड तीसरा मिलेगा, जिसमें आपको दो दो नंबर के प्रश्न मिलेंगे। और ये दो दो नंबर के प्रश्नों में होता क्या है कि आपका पूछ लेता है कि क्या होता है जब, इस टाइप की रिएक्शन पूछ लेता है। या फिर पूछ लेता है कि आप बनाइए बेंजीन से फिनॉल, या फिनॉल से आपका कुछ एनिलीन, टॉलिन, इस तरह से आपसे पूछ लेता है। या फिर आपसे पूछ लेता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो आपका समीकरण है उसे आप व्युत्पन्न कीजिए। या आपसे पूछ लेगा कि जो मोलरता निकालने के लिए पूछ लेगा, या आपसे मोलरता, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा जो दो दो नंबर में आ सकते हैं। तो कौन कौन से खंड में, दूसरे और तीसरे खंड में आपसे दो दो नंबर वाले क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपसे पूछेगा 4 और 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 16 नंबर। तो 16 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे दो दो नंबर वाले, और आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले। इसके बाद बात करते हैं, फिर आएगा आपका 4 क्वेश्चन आएंगे आपके तीन तीन नंबर के। तीन तीन नंबर में आपके थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़े से बड़े क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपसे पूछ सकता है कि एथाइल अल्कोहल निर्माण की दो विधियों का वर्णन कीजिए। या आपसे कुछ और पूछ सकता है कि तीन रिएक्शन दे दे, तीनों रिएक्शन के बारे में पूछ ले। या आपसे पूछ दे कि वेस्पर थ्योरी के सिद्धांत को आप स्पष्ट कीजिए। या आपसे इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया फिजिकल केमिस्ट्री का, तो इस तरह से आपसे क्या है, पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, जो कि तीन तीन नंबर के होंगे, जो आपका कितना 12 नंबर का स्कोर करेंगे। तो ये हो गया अपना, सबसे पहले कितने का आएगा, सबसे पहले 6 नंबर का, फिर आपका 8 का, फिर आपका 8 का, फिर आपका 12 नंबर का। और उसके बाद फिर आपका थोड़े से और बड़े प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके 4-4 नंबर के होंगे। इन 4-4 नंबर के प्रश्नों में कभी कभी आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है कि आप ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। या कभी कभी इस तरह से रिएक्शन आ जाती है दो ठो, और दो दो नंबर की रिएक्शन रहती है। जैसे उसने कह दिया कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, परकिन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, इस तरह से आपको दो दो रिएक्शन दे देता है, और आपके दो दो नंबर की रिएक्शन होते हैं। या फिर आपका 4 रिएक्शन दे देगा, कह देगा कंप्लीट द रिएक्शन। या फिर आपसे कोई न्यूमेरिकल टाइप का दे देगा और साथ में एक क्वेश्चन और लगा देगा। तो यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4-4 नंबर के कितने क्वेश्चन आने हैं, 4 क्वेश्चन। तो ये हो जाएंगे आपके 16 नंबर के। अब हम बात करते हैं अगला खंड, छठवां खंड और सातवां खंड। तो छठवें खंड में क्या होगा कि आपको 2 प्रश्न मिलेंगे देखने को, प्रत्येक प्रश्न कितने का, 5 नंबर का होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे छठवें खंड में आपको अथवा भी मिलता है। छठवें खंड और सातवें खंड में आपको अथवा भी मिलता है, मतलब एक एक आपको चॉइस मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि 5-5 नंबर के होते हैं, बड़े मेजर क्वेश्चन रहते हैं। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन टूट के आते हैं खंड खंड में। जैसे मान लीजिए कि आपको एक न्यूमेरिकल दे देता है और साथ में दूसरा पॉइंट आपसे
उससे रिलेटेड कुछ पूछ लेता है, परिभाषा वगैरह या उसकी थ्योरी वगैरह पूछ लेता है। जैसे उसने क्या किया कि एक हेनरी का नियम पूछ लिया और दूसरे खंड में उसने दे दिया बगल में नीचे लगा के उसके ऊपर आधारित एक न्यूमेरिकल, या फिर उसने मान लीजिए मूलरता की परिभाषा पूछ ली, मात्रक पूछ लिया और उसके बाद एक मूलरता से लगा हुआ एक सवाल दे दिया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। और जैसे मान लीजिए आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधियों को लिखिए और उसके रासायनिक गुण लिखिए, तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो मतलब कुछ बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके 20 नंबर के। तो छठवां और सातवां प्रश्न ये आपके मेजर पोर्शन को कवर करेंगे, जो कि आपके 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, मतलब 5-5 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। तो छठवें प्रश्न और सातवें प्रश्न में 5-5 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। तो अब बात आती है छठवें और सातवें प्रश्न की। तो छठवें और सातवें प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 5-5 नंबर को कवर करते हैं। अब मेन बात ये होता है कि अगर हमसे ये वाले प्रश्न अच्छे से बन रहे हैं, जैसे हम बहुविकल्पी प्रश्न बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और हम ये अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है हमारे 2-2 नंबर के, वो अगर बहुत अच्छे से बन पा रहे हैं, तो जब हमारा फ्लो बन जाता है बहुत अच्छे से, तो क्या है कि यहाँ पर थोड़ा हमें क्या है कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस मिलने से ये होता है कि हमारे लिखने का जो तरीका है वो और अच्छे से आ जाता है। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी उठा के पढ़ चल, उन्होंने कहा ठोस अवस्था पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा विलियन पढ़ लेते हैं, उन्होंने कहा तीसरा केमिकल काइनेमेटिक पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो सब चैप्टर नहीं पढ़ने जो आपके पहले सिलेबस में थे, जो आपके अब सिलेबस में है वो वही चैप्टर पढ़ने। जैसे कि अब इन्होंने कुछ चैप्टर्स हटा दिए, जैसे आपका ठोस अवस्था हटा दिया है, तत्वों की निष्कर्षण का सिद्धांत हटा दिया है, और आपके दैनिक जीवन में केमिस्ट्री हटा दी है। तो इस तरह के कुछ चैप्टर्स इन्होंने क्या कर दिए? हटा दिए। तो उन सभी चैप्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं, जो जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जो जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं उन सभी चैप्टर के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे विस्तार से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका सामने सिलेबस लगा हुआ है, ये बिल्कुल ऑफिशियली सिलेबस है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए क्या किया? जारी किया है। और इसी से आपका पेपर बनने वाला है। इसके अतिरिक्त आपको और भी कुछ अगल बगल देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ वहाँ एक्स्ट्रा सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं है। जितना आपका सिलेबस में उसी हिसाब से क्या करना है? पढ़ना है। तो चलिए अब हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रश्न पत्र का प्रारूप पता चल गया कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं 6, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं 8, 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं 4, 4 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं 4। तो इस तरह से जो पेपर होता है वो आपका 70 नंबर का बनता है। तो 70 नंबर का हो गया आपका ये वाला पेपर। और 30 नंबर का होता है आपका प्रैक्टिकल। तो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 15 नंबर रहते हैं इंटरनल वाले टीचर के, मतलब जो स्कूल का टीचर होता है, और 15 नंबर रहते हैं एक्सटर्नल वाले टीचर के, जो मतलब बाहर से वाइवा लेने आता है। तो इसमें भी स्प्लिट होता है कि ये जो 15 नंबर जो इंटरनल के और 15 नंबर एक्सटर्नल के। तो इंटरनल में फाइल वगैरह रहती है और आपका अटेंडेंस वगैरह का रहता है कि भाई आप स्कूल में अच्छे से आ रहे हैं, आपका अनुशासन देखा जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 नंबर में ये जो आपका एक्सटर्नल का रहता है, तो उसमें वाइवा रहता है आपका, और 3 आपके प्रैक्टिकल्स रहते हैं। तो वहां पर लिखने पड़ते हैं और ये सब क्या है? करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको लैब जाने की जरूरत है, और लैब जरूर जाया करिए। उससे क्या होता है कि आप जब किसी चीज को मैनुअली छूते हैं तो आपको पता चलता है, आप देखते हैं उसे तो पता चलता है कि ये पिपेट है, ये आपका ब्यूरेट है, ये आपका बीकर है। तो जब इन उपकरणों को आप अच्छे से देखते हैं, फिर उसके बाद जब कोई विधि पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ रहे हैं, या फिर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं कि नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो हमको पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधियां पढ़नी है, तो उसमें जो जो चीजें प्रयोग में हो आती है तो उसके बारे में पता चलता है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम निष्कर्ष जैसे बोलते हैं, तो उन चीजों के बारे में जब हम लैब में बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि बनता कैसे है। जब वो बनता है तो हमें जब देख ही लेते हैं उस चीज को, तो उसे लिखने में भी क्या है? आसानी होती है और हम उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो लैब जरूर जाया करिए। इन 30 नंबर के लिए 30 नंबर ये तो कंप्लीट हो जाते हैं लैब जाने से, साथ में ये लिखने में भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो चलिए अब हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कम से कम आपके 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स आने हैं, कम से कम। 10 नंबर के भी हो सकते हैं, वो 12 के भी हो सकते हैं, मतलब 8 नंबर से कम के न्यूमेरिकल्स तो आने ही नहीं है। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फिजिकल केमिस्ट्री में ही बनते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपका जैसे मान लीजिए ठोस अवस्था तो हट ही गया, तो अब आपके जो न्यूमेरिकल है वो आपके विलियन से बन सकते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बन सकते हैं, और ये केमिकल काइनेमेटिक्स से बन सकते हैं। तो ये आपके ये 3 चैप्टर जो हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, भौतिकी रसायन के हैं। तो यहाँ से आपके 8 नंबर से ज्यादा, कम से कम 8 नंबर, 8 नंबर से ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा के न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं। यहाँ से 8 नंबर की शुद्ध क्या है? न्यूमेरिकल ही देगा। तो
इस पोर्शन में विशेष रूप से ध्यान देना है। और बहुत ही आसान है यहाँ की न्यूमेरिकल्स। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सबसे आसान न्यूमेरिकल होते हैं, इससे आसान न्यूमेरिकल कहीं होते ही नहीं है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल थोड़ी सी टफ होते हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल है वो इसलिए आसान होते हैं कि उसमें ज़्यादा दिमाग लगता ही नहीं है। सीधे सीधे वो बता देता है कि आपको ये निकालना है और आपको कुछ चीज़ें दे देता है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप फिट करिए, तुरंत आप निकाल लीजिए। जैसे आपको मोलरता निकालनी है तो वो दे देगा कि आपका 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है जल में, अब आप इसकी मोलरता बताइए। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको सब चीजें देता है, बस आपको बेसिकली फॉर्मूले याद रखने होते हैं। और अगर आपको फॉर्मूले याद है तो बड़े आसानी से आपका क्या है, न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। अब हम बहुत ज्यादा डीप में जाकर सीधे हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है। तो वो है आपका पहला चैप्टर, उसका नाम है आपका विलयन। दूसरा चैप्टर उसका नाम है आपका वैद्युत रसायन। तीसरा चैप्टर वो है आपका रासायनिक बलगति। तो ये जो तीनों चैप्टर हैं ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं या फिर आप भौतिक रसायन के चैप्टर हैं। तो ये भौतिक रसायन के चैप्टर हैं, रसायन। तो ये तीनों चैप्टर भौतिक रसायन के चैप्टर हैं, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगत के। इसमें से पहले चैप्टर हुआ करते थे, एक ठोस अवस्था हुआ करता था तो वो आपका हट गया है। एक चैप्टर हुआ करता था इसमें सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन, वो भी आपका हट गया है। तो अब आपको केवल यही 3 चैप्टर पढ़ने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जो कि आपका कंटेन करेंगे आपके 22 नंबर। तो ये यहाँ से आना है लगभग कितने का, 22 नंबर का यहाँ से आपका आना है। तो ये आपका 22 नंबर का यहाँ से पोर्शन आएगा और इसमें से कम 8 नंबर के न्यूमेरिकल आने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल मैक्सिमम आपके यहीं से बनते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, तो ये है आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व। फिर है आपका उपसह संयोजन यौगिक। तीसरा है आपका हेलो एल्किन, हेलो एरिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व और उपसह संयोजन यौगिक, ये हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अकार्बनिक रसायन के चैप्टर। अब इसमें क्या है, पहले आपका हुआ करता था पी ब्लॉक एलिमेंट, तो वो आपका हट गया है पूरी तरह से। उससे पहले हुआ करता था तत्वों की निष्कर्षण का सिद्धांत, तो वो भी आपका पूरी तरह से हट गया है। तो अब आपको केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दोनों नंबर, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि आपका 13 नंबर का आएगा कम से कम। अब हम बात करते हैं अगला जो चैप्टर है वो है हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरिन। अगला चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर, अगला एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगला एमीन और अगला जैवणु। तो ये है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन, तो ये आना है आपका कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन में भी आपका क्या हटा हुआ है, बहुलक हट गया है। और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ या दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, तो वो आपकी हट गई है। अब आपको कुल 10 चैप्टर पढ़ने हैं, जिनमें से आपका विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उपसह संयोजन यौगिक, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, जैवणु। और बाकी चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने, केवल ये 10 के 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं इन चैप्टर्स में पढ़ना क्या क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले चैप्टर की, विलयन की। तो विलयन में आपको क्या पढ़ना है, आपको ये जो चैप्टर है विलयन, इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे से लगा लेना है। दूसरी बात आपको क्या करना है कि इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी आपको ध्यान रखने हैं। और विलयन के सिलेबस के अंतर्गत जैसे आपका विलयनों के प्रकार हो गया है ना, ठोस में जो द्रव में वाले विलयन की सांद्रता को जैसे व्यक्त करना है, कैसे व्यक्त करते हैं। उसके बाद जैसे गैसों की द्रवों में विलेयता, फिर इसके अंतर्गत बहुत सारे नियम आते हैं, जैसे हेनरी का नियम हो गया, डाल्टन का नियम हो गया, तो इनके बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद अणुसंख्यक गुणधर्म, ठोस विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म जो आपके थे वो अपन को चर्चा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये आपका अणुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत ही आता है। राउल्ट का नियम इसी के ऊपर है। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणुसंख्यक गुणधर्मों के आधार पर जो है आणविक द्रव्यमान और ये असमान आणविक द्रव्यमान, और इसके बाद अपन को वन हाफ फैक्टर, इन्हीं के बारे में क्या करना है, चर्चा करनी है। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना आपका सिलेबस दे रखा है उतना ही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। और ये जो चैप्टर है आपका 8 नंबर का जो दिख रहा है, इसमें कम से कम 2 से 3 नंबर का सवाल आएगा, 2 से 3 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल आपके यहाँ पर बनते हैं हिमांक के अवनमन, क्वथनांक के उन्नयन और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से। तो इन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इन सभी चीजों की, इन सभी टॉपिक के, इन सभी चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसमें आपको ये पूरा चैप्टर, जिसमें एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा 10-15 न्यूमेरिकल्स होंगे
और कुछ बहुत ही डिटेल में जो आपकी डेफिनेशन होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर जो है हमारा, वो है हमारा वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के अंतर्गत आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोहल-राउस नियम, और उसके बाद पढ़ना है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल जिसे हम ड्राई सेल भी बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल और सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ पर बहुत बनते हैं नष्ट इक्वेशन से, तो इसे बहुत अच्छे से देख लेना न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। और रासायनिक सेलों में इसका जो अनुप्रयोग है गिब्स फ्री एनर्जी, यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल बनता है। लेकिन आपका अगर हम 12th में बोर्ड लेवल पे देखें तो नष्ट इक्वेशन से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और ईंधन सेल और संक्षारण, तो इसको क्या करना, ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, और ये जो है आपका टोटल जो है 7 नंबर का है ना, तो 5 नंबर का डेफिनेशन, या मान लीजिए कोई लॉ, या मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन इससे आता है। अब हम बात करते हैं आगे। अब है अपना तीसरा चैप्टर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है, वो है हमारा रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेमेटिक। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा आना है आपका। तो सबसे पहले आपका है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग हो गया। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपसे कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो वो पूछ लेता है कि अभिक्रिया का वेग क्या है, उसकी आप मात्रक बताइए, और उसको प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझाइए। तो इस तरह से आपसे पूछ लेता है। फिर आपको पढ़ना है आपको उत्प्रेरक, फिर आपको पढ़ना है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि। ये बहुत पुराना रिश्ता है आणविकता और कोटि का, ये आपसे कई बार पूछ लेता है, हमेशा ही पूछता है कि आणविकता और कोटि में अंतर बताइए, 2 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन हमेशा। फिर आपको वेग का नियम, और फिर आपको पढ़ना है जो आपके अर्धायु किसके लिए पढ़ना है, तो केवल और केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ना है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए नहीं पढ़ना है। पहले पढ़नी होती थी लेकिन अब नहीं पढ़ना है, अब ये आपको हटा दिया गया है। अब आपको क्या पढ़ना है, संघट्ट का सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। उसके बाद इसका जो है संघट्ट का सिद्धांत का मैथमेटिकल एक्सपेंशन नहीं पढ़ना है, उसकी गणितीय विवेचना नहीं पढ़नी है, सक्रियण ऊर्जा पढ़नी है, और आर्हेनियस समीकरण पढ़ना है। तो ये भी आपका बहुत कम सिलेबस के साथ साथ इसने इसका टॉपिक भी बहुत सारी चीजें उसने हटा दी है। तो आपको जितना इसमें लिखा हुआ है उतना ही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, फालतू का नहीं पढ़ना है, यहाँ वहां से ज्यादा आपको यहाँ वहां देखकर नहीं पढ़ना है। ये आपका बिल्कुल ऑफिशियली सिलेबस है। इसके बाद आपको पढ़ना है, अब आप आ जाइए यहाँ पर, आपकी खत्म हो गई फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपका पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। पहले आपका हुआ करता था पी ब्लॉक के तत्व, इससे पहले हुआ करता था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। तो ये दोनों चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। क्या बचा है सीधे डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में आपको क्या पढ़ना है कि इनका जो सामान्य परिचय, सामान्य परिचय के अंतर्गत आप पढ़ेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इनका। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे धातुओं के अभिलक्षण, उपलब्धता, संक्रमण, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी सामान्य प्रवृत्तियां क्या हैं, फिर इनके धात्विक गुण क्या हैं, मतलब इसमें बाएं से दाएं चलने पर इनका जो धात्विक गुण बढ़ता है कि घटता है, इनकी त्रिज्या किस तरह से होती है, इनकी जो आयनन एंथैल्पी है वो किस प्रकार से घटती बढ़ती है। तो इन सभी गुणों के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा इसमें डीप में है नहीं इसमें। और इसके बाद आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल ये K2Cr2O7 है और आपका KMnO4 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। इसका विरचन, विरचन मतलब इसको बनाने की विधियां और गुणधर्म। तो इसके बनाने की कुछ विधियां हैं और जो गुणधर्म है वो भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है, ये आ गया आपका एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में आपका लेंथेनाइड है और दूसरा है आपका एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड में आपका, लेंथेनाइड जो नीचे आपने देखा होगा आवर्त सारणी में ऐसे आपके 2 ऐसे नीचे डब्बे से ऐसे बने रहते हैं। यहाँ पर आपका LA से करके स्टार्ट होता है, यहाँ पे AC करके स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपके 14 तत्व रहते हैं। तो ये आपका लेंथेनाइड सीरीज वाले लोग हैं, ये आपके एक्टिनाइड सीरीज वाले लोग हैं। तो आपको लेंथेनाइड वाले को पढ़ना है और एक्टिनाइड को पढ़ना है। तो ये आपका एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या पढ़ना है कि आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनाइड संकुचन, और आपको एक्टिनाइड संकुचन, और आपको पढ़ना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये किस प्रकार की यौगिक बनाते हैं, ये संकुल यौगिक कैसे बनाते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं अगला जो है हमारा, वो है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा उपसे संयोजन यौगिक। तो उपसे संयोजन यौगिक के बारे में चर्चा करें तो ये जो हमारा इकाई है, ये हमारी कह सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन की, ये आपकी आखिरी इकाई है, क्योंकि अकार्बनिक रसायन की 2 इकाइयां दी हुई हैं, एक आपकी ये हो गई और एक आपकी ये। उपसे संयोजी यौगिक में आप क्या पढ़ेंगे कि उपसे संयोजन यौगिक बनते कैसे हैं, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के बाद आप पढ़ेंगे कि उपसे संयोजन संख्या क्या कहलाती है,
उनके जो आपके चुंबकीय गुण क्या होते हैं, ये कौन सा आपका ये आपका अनुचुंबकीय है कि आपका डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय है। फिर उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है, वीवीटी, सीएफटी मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है, संरचना पढ़नी है, त्रिविम समावयवता पढ़नी है, धातुओं के निष्कर्षण पढ़ना है, उनके बारे में जो गुणात्मक विश्लेषण है वो पढ़ना है, और जो इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हैं, जो जटिल यौगिक होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, या कह सकते हैं जो आपके उपसे संयोजन यौगिक हैं, इनके आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने हैं, और इनके जो महत्व हैं और इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरीज है वो सभी इसमें क्या आ जाएंगे, पढ़ना पड़ेगी। तो ये आपका कंटेंट करेगा 7 नंबर का। तो ये हो गया आपका भौतिक रसायन हो गया, और ये हो गया आपका अकार्बनिक रसायन। अब हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन की। तो कार्बनिक रसायन में अब आपको पढ़ना है हेलोएल्केन, हेलोएरिन। तो ये आपको पढ़ना है। हेलोएल्केन में आपको हेलोएल्केन के बारे में पढ़ना है, और हेलोएल्केन में आपको जैसे CX बंध की आप प्रकृति हो गई। CX बंध की प्रकृति मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका एक एल्केन होगा और उसके बगल में आपका एक हेलोजन लगा दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, C2H5I, इथाइल आयोडाइड, इस तरह से आपका ये यौगिक दे रखेंगे और उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्या पड़ेगा कि उसको बनाते कैसे, जैसे पूछ लिया गया कि इथाइल ब्रोमाइड बनाने की विधि बताइए और उसके 2-3 गुण बताइए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो वही चीज दे रखी है कि आपको भौतिक गुण पढ़ने है, रासायनिक गुण पढ़ने है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़नी है। तो मैकेनिज्म है, ये आपको पढ़ाई जाएगी बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे समझाई जाएगी, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है। इसके बाद आपको पढ़नी है हेलोएरिन। हेलोएरिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग होता है, उसके ऊपर जैसे कोई हेलोजन जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं हेलोएरिन। हेलोएरिन में आपको क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें भी आपको केवल कौन सी पढ़नी है, केवल और केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिक हेलोजनों में दैशिक प्रभाव, सभी नहीं पढ़ने, केवल और केवल मोनो वाले पढ़ने। इसके बाद बात करते हैं और कौन कौन से यौगिक पढ़ने, तो डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रेऑन, DDT, इनके उपयोग पढ़ने हैं और इनका पर्यावरण पर प्रभाव पढ़ना है। तो ये जैसे आप जानते हैं कि जैसे आपका DDT हो गया, कीटनाशक होता है, तो ये बस नहीं पढ़ना, इसकी संरचना पढ़नी है, इसको बनाते कैसे हैं, और इसका जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है वो किस प्रकार से पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है कि वो आपको दे देता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, अब नीचे लिख देता है आयोडोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, DDT, तो उस पर आपको लिखना पड़ता है और उसे लिखना पड़ता है कि इसे हम बनाते कैसे हैं, इसका 1-2 गुण लिख दीजिए, तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक है और आपकी केमिस्ट्री का 7वां टॉपिक है, वो है हमारा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल में क्या पढ़ना है, तो एल्कोहल का नाम कैसे रखते हैं, नाम पद्धति, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। तो और उसके बाद हम एल्कोहल के बारे में ये पढ़ेंगे कि इसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम इसके विरचन की विधियां पढ़ेंगे। फिर भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, जिसमें केवल भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है प्राथमिक एल्कोहल का, ना तो द्वितीयक का पढ़ना है आपको, ना ही तृतीयक का पढ़ना है। तो पहले आपको द्वितीयक और तृतीयक भी हुआ करता था, अब केवल और केवल आपका प्राथमिक एल्कोहल का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। प्राथमिक एल्कोहल जैसे आपका इथाइल अल्कोहल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, इस तरह से। फिर ये है आपका कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे, कि मतलब आपको एल्कोहल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्राथमिक एल्कोहल है या द्वितीयक है या तृतीयक है। तो ये आपका लैब में पूछा जाता है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की 2 विधियों को लिखिए। तो इस तरह से हम इसकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर निर्जलन की क्रिया विधि पढ़ेंगे कि हम एल्कोहल को एल्कोहल का जब हम निर्जलीकरण करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है। इसके बाद मीथेनॉल और इथेनॉल के उपयोग पढ़ने हैं। तो मीथेनॉल और इथेनॉल के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, किन किन चीजों को बनाने में उपयोग होते हैं। तो मीथेनॉल और इथेनॉल हम बनाएंगे, देखेंगे, तो पता चल जाएगा कौन कौन सी जगह इसका उपयोग होता है, बहुत डिटेल में से क्या है पढ़ेंगे। अगला है हमें पढ़ना है फिनॉल को। फिनॉल में क्या है कि फिनॉल में पढ़ना है फिनॉल, इसकी नाम पद्धति को, फिनॉल को हम बनाते कैसे हैं। जब बना लिया तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि फिनॉल की जो अम्लीय प्रकृति है वो क्यों होती है, किस प्रकार से होती है। फिर हम देखेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फिनॉल के जो आपके उपयोग हैं वो कौन कौन से उपयोग हैं। फिर बात आती है ईथर। तो ईथर के लिए आपको पढ़ना है वही नाम पद्धति। नाम पद्धति के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसे बनाएंगे, बनाने के बाद उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसके उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये आपका चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा चैप्टर होता है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी नाम पद्धति,
नाम पद्धति होगी। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल इनमें क्या होता है, कौन सा आपका ग्रुप होता है, तो वो आपका होता है एल्डिहाइड। और कीटोन में अगर हम बात करें तो वो आपका डैश C डबल बॉन्ड O, इस तरह से आपका बॉन्ड होता है। तो इसे आप कार्बोनिल समूह बोलते हैं, और कार्बोनिल समूह की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। और इसके बारे में ये जो भी मैकेनिज्म होते हैं, जो भी आपकी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि होती है, इनके बारे में चर्चा करनी होती है। उसके बाद भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ने हैं, किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के। फिर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़नी है, उनकी आपकी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म पढ़नी है। उसके बाद आपको एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता पढ़नी है, और उसके बाद उनका उपयोग पढ़ना है। तो एल्डिहाइड के बारे में हो गया। एल्डिहाइड में आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड और आपका क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। इसके बाद बात आती है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में वही पुरानी कहानी कि सबसे पहले आप इसका नाम कैसे रखेंगे, तो यानी आप इसकी नाम की पद्धति। दूसरी बात कि आपका होता कैसा है, तो अम्ल है तो आपका अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, तो इसकी अम्लीय प्रकृति कैसी है। फिर आप इसे बनाएंगे कैसे, तो आपका विरेचन की विधियां होंगी। बनाने के बाद इसके क्या क्या उपयोग है, क्या क्या इसके गुण है, तो भौतिक और रासायनिक गुण हो गए, और फिर इसके उपयोग हो गए। अब बात आती है अगले टॉपिक की, जो है हमारा एमीन। तो एमीन में आपको पढ़ना है कि वही नाम पद्धति, और उसके बाद आपको इसका वर्गीकरण के प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन, ये कौन कौन से अमीन होते हैं। उसके बाद उनका आप कह सकते हैं कि विरेचन की विधियां, मतलब उसे आप बनाते कैसे, कि प्राथमिक अमीन बनाने की विधियां, द्वितीयक अमीन बनाने की विधियां, तृतीयक अमीन बनाने की विधियां। उसके बाद उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के प्राथमिक अमीन के भौतिक गुण क्या है। इसमें आपको जैसे पढ़ना पड़ेगा इथाइल अमीन, है ना, इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन की पहचान कैसे करते हैं। जैसे एल्कोहल पढ़ा था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है डायएजोनियम लवण। डायएजोनियम लवण में आपको वही कहानी है कि आपको विरेचन मतलब बनाते कैसे हैं, उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शन, और इसकी कार्बनिक रसायन में इसका क्या संश्लेषणात्मक महत्व है, यानी इसका क्या यूज है यहाँ पर, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है डायएजोनियम लवण की। तो अगर देखा जाए तो डायएजोनियम लवण आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से आप क्या करते हैं कि बेंजीन की बहुत सारी रिएक्शंस इसकी हेल्प से होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसे जो ये जो चैप्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपका 6 नंबर का आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें आपका ज्यादा नहीं पढ़ना। आपको एमीन हो गया, एमीन के बाद आपको डायजोनियम लवण, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जैव अणु। जैव अणु बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ता है ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इसमें जैसे आपका है पहला टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या पढ़ना है, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में क्या आ जाएगा आपका ग्लूकोज हो गया, कीटोज में क्या आ जाएगा आपका फ्रक्टोज हो गया। फिर आपको क्या पढ़ना है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, डाइसैकेराइड। और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है ऑलिगोसैकेराइड, जिसमें आपका सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। उसके बाद आपको पढ़ना है पॉलीसैकेराइड, जिसमें आपका आ जाता है स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। और केवल इन्हीं बस को नहीं पढ़ना, केवल जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि जैसे आपको ये मोनोसैकेराइड दिया हुआ है, तो इसके अंतर्गत आपको ग्लूकोज को पढ़ना है। तो ग्लूकोज को पढ़ने का मतलब ये है कि केवल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं याद करना है, आपको ग्लूकोज पढ़ना है, ग्लूकोज के बनाने की विधियां पढ़नी है, ग्लूकोज के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं, ग्लूकोज का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाते हैं, ग्लूकोज से गैलेक्टोज कैसे बनाते हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है। सेम यही कहानी सबके लिए है। उसके बाद फिर आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन के बारे में आप क्या पढ़ेंगे कि इसका पेप्टाइड बंध क्या होता है, अमीनो अम्ल का परिचय, पेप्टाइड बंध, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना, प्रोटीन की चतुष्क संरचना। और इसमें भी केवल आपको इसका केवल गुणात्मक परिचय पढ़ना है। और इसके बाद आपको पढ़ना है कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, एंजाइम, हार्मोन्स, प्रारंभिक विचार। और इसके बाद आपको पढ़ना है विटामिन। विटामिन में आप जानते हैं कि ABCDE कि इस तरह की आपकी विटामिन पढ़नी है। और विटामिन को केवल ऐसे नॉर्मली नहीं पढ़ना, हर विटामिन का आपका केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल नाम होता है, तो वो सभी प्रकार के फॉर्मूले, नाम, सब चीजें बताई जाएंगी। और उसके बाद आपको पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें आपका DNA और RNA। तो ये हो गया आपका सिलेबस, जो कि आपका केवल प्रश्न पत्र का है, और ये आपका 70 नंबर का आता है इस हिसाब से अगर पूरा देखा जाए। तो ये सिलेबस हो गया, सिलेबस को पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद आपका आता है प्रयोगात्मक परीक्षा, जो कि आपकी 30 नंबर की होती है। तो उसमें आपका 15 नंबर आपका एक्सटर्नल वाला देता है और 15 नंबर इंटरनल वाला देता है। तो उसके लिए आपको प्रयोग करने पड़ते हैं वहां पर लैब में जाकर, तो वो आप देख लीजिएगा।
तो उस और ये आपका 70 नंबर का केवल जो प्रश्न पत्र है, तो यहाँ पर आपका जो है, हाँ, तो अब आपका देखिए सिलेबस हो गया है पूरा। सिलेबस हमने समझ लिया है अच्छे से, सिलेबस को बहुत अच्छे से बहुत डीप में समझ लिया है। अब इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब इस सिलेबस को पूरा कराया जाएगा, एक एक करके हर टॉपिक को कवर कराया जाएगा, और हर जो चैप्टर है आपके, जैसे मान लीजिए आपका पहला चैप्टर है विलियन, तो इस चैप्टर का पूरा वन शॉट वीडियो पूरा बनाकर, जिसके अंतर्गत आपकी पूरी आपकी डेफिनेशन होगी, पूरी थ्योरी होगी, पूरे न्यूमेरिकल्स होंगे जो एनसीईआरटी के हैं, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, अच्छे से सीख सकें। उन सब का जो वीडियो है वो आपको हफ्ते में एक बार आपको जरूर मिलेगा, और आपको ये पूरा सिलेबस जो आपका बोर्ड ने जारी किया है उसको हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आप पेपर में बहुत बेहतरीन कर सकें, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा सके। उसको हम कराने के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय।